गुड डे फ्रेंड, दिस इज राहुल मुंशी और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी में। और जैसा कि अभी आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम लोग अपने इस वीडियो में करंट अफेयर्स जून 2020 के बारे में डिस्कशन करेंगे। थर्ड वीक ऑफ जून 2020 में क्या कुछ नया रहा, क्या कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के से बहुत ही अच्छा पॉइंट्स है, उनको डिस्कस करेंगे। जैसे राजा पुरवा फेस्टिवल अभी ओडिशा में मनाया गया, उसके बारे में थोड़ा देखेंगे, जानेंगे, कोशिश करेंगे उनको याद करने का। रिजर्वेशन नॉट अ फंडामेंटल राइट, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया, इसके बारे में थोड़ा देखेंगे ये कहां से उठा ये मुद्दा। ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 ये नया आया है, तो इसके बारे में भी देखेंगे। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल नेपाल ने एक नया अपना सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पेश किया है। ये पेश हो जाने के बाद में जो जो डिस्प्यूटेड एरिया है, 3 डिस्प्यूटेड एरिया, काला पानी वगैरह, वो सब अभी नेपाल का अंडर में चला जाएगा। तो इसके बारे में भी देखेंगे कि एक्चुअली क्या है ये मुद्दा, कहाँ से उठा है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद राहुल मुंशी। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट हो सके। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि इस तरह का कोई वीडियो मैं बनाऊं तो उसका टाइमली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट आज का क्या है। राजा पुरवा फेस्टिवल ये ओडिशा में मनाया जाता है। क्या होता है ये फेस्टिवल? द फेस्टिवल इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन ओडिशा। मैंने आपको जैसे पहले कहा कि ये ओडिशा में मनाया जाता है। देखिए, ये फेस्टिवल मेनली जो लैंड होता है, जो हमारी माता होती है, मदर भूमि, मदर अर्थ, इसको डेडिकेट किया जाता है। दिस इज अ 3 डे लॉन्ग फेस्टिवल डेडिकेटेड टू मदर अर्थ, भूमि देवी, एंड वुमेनहुड एट लार्ज। और वुमेनहुड, देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे भी होते हैं कि ये फेस्टिवल में बहुत सारी लड़कियां पार्टिसिपेट करती हैं, क्योंकि उसके बाद में ये होता है कि अब उनका मैट्रिमोनियल का जो सारा काम रहता है शादी विवाह करने का, वो शुरू हो जाता है। मतलब कि वही उन लोग अब उस स्टेज में आ चुकी है कि अब उनकी शादी की जा सकती है। इससे भी इसको रिलेट किया जाता है। ठीक है, द फर्स्ट डे ऑफ द फेस्टिवल इज कोल्ड पहली राजा। जो फर्स्ट डे रहता है फेस्टिवल का उसको बोला जाता है पहली राजा। एंड द सेकेंड डे इज मिथुन संक्रांति। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि जिस दिन मिथुन संक्रांति होता है उसका ठीक एक दिन पहले से ये फेस्टिवल स्टार्ट होता है। ठीक है, एंड द थर्ड इज बाहुदहा, बहुदहा और बासी राजा। ठीक है, ये 3 एक वर्ड है जो हम लोग याद रख सकते हैं। They follow various customs related to the festival by consuming nutritious foods like पोडा पीठा। देखिए उसमें बहुत सारे तरह तरह के लोग पकवान बनाते हैं, जैसे पोडा पीठा वो लोग बनाते हैं, खाते हैं। कुछ एक रिचुअल्स होते हैं, रूल्स होते हैं जो उनको फॉलो करने होते हैं। जैसे नॉट वॉकिंग बेयर फुट, मतलब नंगे पांव वो लोग नहीं चलेंगे, जमीन पर अपना नंगे पांव को नहीं, क्योंकि देखिए वो लोग जमीन का पूजन करते हैं, तो नंगे पांव पैर उसमें, मतलब ये सब एक आस्था से जुड़ा हुआ चीज है। तो टेकिंग ए बाथ ऑन द फर्स्ट डे, जो जिस दिन फर्स्ट डे रहता है उस दिन नहाना है उनको, राजा पुरवा। ठीक है, एंड मेरिली स्विंगिंग ऑन रोप्स अटैच टू अ ट्री। मतलब कि फिर जो लड़कियां रहती हैं वो झूला बनाती है, रस्सी से झूला में झूलती हैं। मतलब काफी ज्यादा उत्साह और उमंग के साथ में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। ये एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है उड़ीसा के लिए। ठीक है, राजा पुरवा फेस्टिवल, दिस फेस्टिवल इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द एंड ऑफ द समर सीजन। मतलब ये माना जाता है कि अभी आप लोग देख पा रहे हो कि समर सीजन, गर्मी जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, कई एक राज्यों में मानसून आ चुका है। मतलब कि समर सीजन खत्म होता है, अराइवल ऑफ द मानसून, और मानसून आता है उस टाइम पे इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। इसी के लिए आप इसको एग्रीकल्चर से भी रिलेट कर सकते हो, एंड देयरफॉर इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ एग्रीकल्चर रिलेटेड कम्युनिटीज। तो याद रखना है कि ये एग्रीकल्चर एंड कल्टीवेशन रिलेटेड कम्युनिटी से भी एसोसिएट हो जाता है ये फेस्टिवल। आप देख पा रहे हो कि कैसे लड़कियां ये रस्सी का एक झूला बना करके उस पर झूल रही है। तो इस तरह से सारे लोग इस पूरे फेस्टिवल को बहुत अच्छे से मनाते हैं उड़ीसा में। ये फर्स्ट पॉइंट था। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? सेकंड पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल पेश किया है। कुछ एक राज्यों ने उसका बहुत ही जोरदार विरोध किया है। जैसे वो राज्य क्या है, आप स्टार्टिंग में बोल सकते हो वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल, पंजाब, पुडुचेरी, केरला, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश हैव वॉइस्ड देयर कंसर्न अगेंस्ट द प्रपोज्ड बिल। जो प्रपोज्ड बिल आया है उसके अगेंस्ट में उन्होंने कंसर्न जाहिर किया है कि दे आर नॉट एग्री विद दिस। सो दे कॉल द ड्राफ्ट बिल अ वायोलेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इन सभी स्टेट का ये बोलना है कि ये जो ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को वायोलेट करता है। देखिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है
कि सेंटर और स्टेट, यूनियन रेदर यूनियन और स्टेट के बीच में एक हमेशा एक रिलेशनशिप होना है। कुछ एक मुद्दों पे सेंटर जो है, यूनियन जो है वो स्टेट में इंटरफेयर नहीं करेगा, जो एक्चुअली में स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है, और कुछ एक मुद्दों पर स्टेट जो है वो यूनियन में इंटरफेयर नहीं करेगा क्योंकि वो यूनियन लिस्ट में आता है। और इन दोनों के बीच में कॉमन सा पॉइंट होता है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट का जो मुद्दा रहता है वो स्टेट और सेंटर का पास, दोनों के पास में ये पावर रहता है। जो भी लिस्ट, ये जो भी आइटम्स कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं उसमें ये पावर दोनों के पास में रहता है। तो इसी चीज को लेते हुए स्टेट ने बहुत ही जोर इसका इसका विरोध किया है कि इस तरह का जो एक मतलब वन डायरेक्शनल एक 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 डिसीजन ले लिया जाता है, जैसे ये प्रपोज्ड बिल एक तरह का डिसीजन लिया गया है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये एक तरह से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को कहीं ना कहीं वायलेट कर रहा है, उसको तोड़ रहा है, जो जो डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये देखिए एक्चुअली मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। ये जो तीन आपको लिस्ट देखने को मिलता है, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ये आपको स्केड्यूल 7 में देखने को मिलता है। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो लिया है, अगर आप नहीं देखे हो तो प्लीज मेरे उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो आप प्लीज आकर के उसको एक बार देखिए, आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि क्या होता है स्टेट लिस्ट, क्या होता है कॉन्करेंट लिस्ट, और क्या होता है यूनियन लिस्ट। ठीक है, ये तो अभी देखें। अभी क्यों, आखिर एक्चुअली में इसका विरोध क्यों क्यों किया जा रहा है वो हम लोग देखेंगे। ठीक, द बिल सिक्स टू एंड सब्सिडी। सबसे मेन जो इस बिल में डाला गया है पॉइंट वो है कि वो सब्सिडी को खत्म कर। देखिए इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर में बहुत सारे सब्सिडीज दी जाती हैं, खास करके फार्मर्स को सब्सिडी दी जाती है। तो ये जो बिल है ये सब्सिडी को खत्म कर देगा। देखिए खत्म कर देगा कि मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं समझिए कि अब सब्सिडी दी ही नहीं जाएगी, ऐसा नहीं कि सब्सिडी नहीं दी जाएगी। ये है कि इसका जो चैनल है, सब्सिडी देने का जो चैनल होता था उसको खत्म किया जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिए पहले क्या होता था कि सब्सिडी के साथ में, मतलब जब बिल आता था तो उसमें ऑलरेडी उन लोगों को सब्सिडी उन लोगों को डिडक्ट कर दिया जाता था, उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट वो लोग पे करते थे। अब क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का बोलना है कि ऑल कंज्यूमर्स इंक्लूडिंग फार्मर्स विल हैव टू पे द टैरिफ। उन सभी को वो एग्जैक्टली वो टैरिफ देना है, फार्मर्स को भी वो टैरिफ देना है जो वो लोग कंज्यूम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। एंड द सब्सिडी विल बी सेंट टू देम डायरेक्टली थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होता है, इसके थ्रू जो भी सब्सिडी का अमाउंट रहेगा वो उनके डायरेक्ट उनके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट अभी हर कोशिश संभव कर रही है कि हर एक चीज जहां पर सब्सिडी हो, जहां पर गरीबों को कुछ पैसा दिया जाता था पहले, उस सभी को अभी डायरेक्टली उनके जनधन अकाउंट में डाल दिया जाए। क्योंकि अगर डायरेक्टली ये नहीं डाला जाता है डीबीटी के थ्रू ना, तो बहुत सारे बिचौलिए आ जाते हैं, बहुत सारे एजेंट्स बीच में आ जाते हैं, जो कि वो बहुत सारा पैसा वो लोग खा जाते हैं। तो जो एक्चुअली में ये पैसा जिनको मिलना रहता है उन तक मिल ही नहीं पाता है। तो इसी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी पहल है कि किसी भी तरह का सब्सिडी हो उसको धीरे धीरे हमें कोशिश करना चाहिए कि हम लोग उसको डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, और इसको लेकर के एक कंसर्न जो उठा है, क्यों आखिर स्टेट लोग इतना वरीड है। भाई ये तो अच्छी बात है ना कि किसी को अगर सब्सिडी दी जा रही है डायरेक्टली उनके अकाउंट में दी जा रही है, भले मतलब सब्सिडी उनको काट के नहीं दी जा रही है, तो एक्चुअली में क्यों स्टेट वरीड हो रहे हैं इस चीज से। देखिए पीपल वुड हैव टू पे अ ह्यूज सम टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये जाहिर सी बात है, ये होना है। क्योंकि पहले सपोज कीजिए कि अगर 100 रुपीज का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता था, तो 100 रुपीज का इलेक्ट्रिसिटी बिल में सपोज कीजिए कि उनको 20% सब्सिडी दी गई है, तो उनका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल रहता था वो 80 रुपीज का जनरेट होता था, क्योंकि 20 रुपीज उनका सब्सिडी उनको उनको गवर्नमेंट के साइड से ऑलरेडी मिल जाती थी। लेकिन अभी का दिन में क्या होगा, अब 100 रुपीज का ही बिल जनरेट होगा, उनको 100 रुपीज ही पे करना होगा, और उनका जो अकाउंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड किया हुआ है उसमें वो 20 रुपीज उनको भेज दिया जाएगा। तो एक तरह से सेम चीज हो रहा है। लेकिन क्या हो, स्टेट इसलिए वरीड है क्योंकि अभी जो कंज्यूमर्स है उनको इनिशियल पॉइंट पे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ेगा। दिस वुड रिजल्ट इन डिफॉल्ट्स लीडिंग टू पेनल्टीज एंड डिस्कनेक्शन। स्टेट्स को ऐसा लग रहा है कि ये डिफॉल्ट्स को बढ़ाएगा, मतलब लोग इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम करेंगे और पेमेंट टाइमली नहीं करेंगे, क्योंकि पेमेंट का उनको उनके पास प्रॉब्लम है। और ये इससे क्या होगा, इससे डिसकनेक्शन होगा इलेक्ट्रिसिटी का। मतलब फिर हार्डली, मतलब लास्टली क्या करना होगा कि भाई वो बंदा पैसा नहीं दे पा रहा है, उसको डिस्कनेक्ट कर दो, उसको इलेक्ट्रिसिटी दो ही नहीं। देखिए ये सब एक कंसर्न है जो स्टेट जाहिर कर रहे हैं। मुझे नहीं, मैं पर्सनली व्यू से बता सकता हूं कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि अगर ऑलरेडी किसी को सब्सिडी दी जा रही है तो वो थोड़ा सा और पैसा इकट्ठा करके जमा कर सकते हैं, पूरा का पूरा पैसा,
और फिर उनको सब्सिडी मिल जाएगी उनके अकाउंट में। तो ये एक एक्चुअली स्टेट्स का ऐसा कंसर्न है, अपना वरीड हो रहे हैं वो लोग इसको, इस चीज को सोच करके। देखिए ये सभी कुछ वोट बैंक होता है। लोग हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने तरीके से दिखाना चाहती है कि वी आर रियली वरीड, वी आर वर्किंग टुवर्ड्स द बेनिफिट ऑफ द कॉमन सिटीजन्स। तो ये जेन्युइन सा केस है। द ड्राफ्ट ऑल्सो डाइवेस्ट द स्टेट्स ऑफ देयर पावर टू फिक्स टैरिफ। देखिए ये दूसरा पॉइंट यहाँ सामने आ रहा है, प्लीज इन सभी पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से याद कीजिए। जो ड्राफ्ट बिल प्रपोज किया गया है ये क्या बता रहा है, ये डाइवेस्ट कर दे रहा है स्टेट को, उसके हाथ से पावर ले ली जा रही है स्टेट के हाथ से। कैसी पावर? द स्टेट ऑफ देयर पावर टू फिक्स टैरिफ। स्टेट के हाथ में ये पावर रहता था टैरिफ को फिक्स करने का, अभी ये टैरिफ फिक्स करने का पावर स्टेट के हाथ से ले लिया जाएगा। एंड द हैंड्स ओवर द टास्क टू सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड और ये बिल क्या प्रपोज कर रहा है कि ये स्टेट के हाथ से लेकर के ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ये पावर दे दी जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट एक कुछ अथॉरिटीज को अपॉइंट करेंगे, उस अथॉरिटीज के पास में ये टैरिफ फिक्स करने की पावर दे दी जाएगी। तो ये, हाँ, ये एक पॉइंट है जो स्टेट के हाथ से निकल जाएगा, इसके लिए भी ज्यादा वो लोग वरीड है। अनदर प्रोविजन मेक्स इट कंपल्सरी फॉर द स्टेट पावर कंपनीज टू बाय अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी फिक्स्ड बाय द सेंटर। ये बहुत ही अच्छी पहल है। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट अब मतलब इन्वायरमेंट को लेकर के अर्थ समिट में भी बहुत सारे हम लोगों ने कमिटमेंट दिया है कि बाय द ईयर 2031 2030 के आसपास तक में भी हम लोग हमारे जो जो पॉल्यूशन का लेवल है उसको 2005 में जो हमारा लेवल था उसके भी नीचे ले जाएंगे। तो ये तभी संभव है जब हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करें और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो जो फॉसिल फ्यूल्स के बेस्ड पे बनता है, पेट्रोलियम वगैरह, उसको कम से कम यूज करें। तो अगर इस तरह की पहल की जा रही है तो ये कहीं ना कहीं वो इंडिया को आगे ले जा रहा है अपना कमिटमेंट की तरफ, साथ ही साथ हमारा एनवायरनमेंट भी सुधरेगा। मतलब कि एक मिनिमम परसेंटेज फिक्स किया गया है कि आपको इतना रिन्यूएबल एनर्जी बाय करना ही होगा स्टेट पावर कंपनीज को, कि भाई आप सोलर से जो जनरेट हो रहा है, वाटर से जो जनरेट हो रहा है, विंड से जो जनरेट हो रहा है, वो सब करना पड़ेगा। ये एक बहुत ही मेन और बहुत ही अच्छी पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिजर्वेशन। रिजर्वेशन नॉट अ फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्लियर किया था। देखिए मुद्दा कहां से उठा, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूं। तमिलनाडु में ये देखा जाता है कि ऑलमोस्ट 69% रिजर्वेशन दी जाती है कॉलेजेस में, मेडिकल, खास करके वो मेडिकल कॉलेज से ये उठा था, मेडिकल कॉलेज का एडमिशन के लिए, जिसमें से जो ओबीसी, एससी और एसटी के अंडर में आता है उसमें से 50% केवल ओबीसी के लिए है। तो अभी जो पिटिशन फाइल जो किए थे उनका ये बोलना है कि यार मतलब जो 50% ओबीसी का है उसमें 50% ओबीसी का कैंडिडेट को एडमिशन मिलना ही चाहिए। तो फिर इसको एक्चुअली आर्टिकल 32 के अंदर में जो रिट होता है, जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया जाता है, उसके तहत किया गया था। उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट एंड इफ द पिटिशन हैज बीन फाइल्ड in view of article 32 it should not be, because article 32 only contains, article 32 के अंदर में तभी पिटिशन फाइल हो सकती है जबकि किसी का फंडामेंटल राइट का हनन होता है। when somebody feels that yes their fundamental right is in damage, इज इन प्रॉब्लम, तब जा करके वो फंडामेंटल राइट्स जब प्रॉब्लम में आ रहा है तब जा करके वो आर्टिकल 32 के अंडर पिटिशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लियर किया दैट राइट टू रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, सो नो वन हैज राइट टू फाइल पिटिशन अंडर आर्टिकल 32, ठीक है। Right to reservation isn't a fundamental right, observed the Supreme Court while adjudicating a clutch of cases on quota for OBC candidates in the Tamil Nadu medical colleges. तमिलनाडु मेडिकल कॉलेज के अगेंस्ट में अभी एडमिशन को लेकर के जो झमेला चल रहा है रिजर्वेशन पे, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि आप इस पे पिटिशन फाइल नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि राइट टू रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक। It ruled that nobody can claim right to reservation as a fundamental right, and hence not giving the quota benefit cannot be construed as a violation of constitutional right. बहुत ही सही स्टेटमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट था। The petition said that in Tamil Nadu there is 69% reservation. आप समझ सकते हो 100% में 69% रिजर्वेशन ओबीसी, एससी, एसटी, मतलब जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको केवल 31% सीट्स पे ही फाइट करने का ऑप्शन दिया जाता है।
आप समझ सकते हो यार कि मतलब जो होता है ना इक्वलिटी, वो एक्चुअली में, लेकिन ठीक है, ये हमारी सरकार का फैसला है, लोगों का फैसला है, तो चल रहा है। एंड विद इन दिस ओबीसी रिजर्वेशन आर अबाउट 50%। ओबीसी का केवल उसमें 50% है। बट द सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन हाउ अ पिटिशन अंडर आर्टिकल 32 कुड बी मेंटेनेबल। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्वेश्चन किया कि कैसे आर्टिकल 32 के अंदर में इस पिटिशन को फाइल किया गया है when there is no fundamental right to have reservation benefit. It said that article 32 is available only for violation of fundamental right. मैंने अभी आपको कहा आर्टिकल 32 तभी वो यूज में आता है जबकि किसी का फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है। बट राइट टू रिजर्वेशन, देखिए आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 जो है जिसमें रिट्स होते हैं, इसके ऊपर में मैंने एक बहुत ही अच्छा एक वीडियो बनाया, अगर आपने रेफर नहीं किया है तो प्लीज मेरे उस वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि एक्चुअली आर्टिकल 32 क्या होता है, आर्टिकल 226 क्या होता है। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर रहता है, आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट्स के पास में ये पावर रहता है जब भी किसी का फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, ठीक है। सो रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल नेपाल। देखिए नेपाल अभी पिछले कुछ एक दिनों से काफी चर्चा में चल रहा है इंडिया में, क्योंकि नेपाल ने दो तीन ऐसे पॉइंट्स को अपने अपने मैप में शामिल कर लिया है एंड दे आर क्लेमिंग दैट दीज पार्ट्स डजंट बिलोंग टू इंडिया एज एज इट इज नेपाल्स टेरिटरी। तो अभी नेपाल ने जब ये पहले भी की थी तो इंडिया ने बहुत जोर इसका विरोध किया था कि एक्चुअली में ऐसा नहीं है। लेकिन फिर अभी रिसेंटली नेपाल ने सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पेश किया है। अभी वो अगर पास हो जाता है तब जाकर के ये चेंजेस होंगे। देखिए एक्चुअली क्या होता है, द लोअर हाउस ऑफ नेपाल्स पार्लियामेंट अनएनिमसली वोटेड फॉर द सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल विच गारंटीज लीगल स्टेटस फॉर द न्यू पॉलिटिकल मैप ऑफ द कंट्री। वो अगर वो पास होता है तब फिर जाकर के नेपाल को ये गारंटी दिया जाता है कि भाई ठीक है, ये जो लीगल स्टेटस है न्यू न्यू पॉलिटिकल मैप सॉरी दैट इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ द इंडियन टेरिटरी। उत्तराखंड, जो हमारा उत्तराखंड एक स्टेट है, उसका जो इंडियन टेरिटरी है वो उसका कुछ एक पार्ट को जो क्लेम कर रहे हैं, लेइंग क्लेम ओवर द स्ट्रेटेजिकली की एरियाज ऑफ लेपू लेक। ये फर्स्ट जगह है। सेकंड है काला पानी और तीसरा है लिम्पियादुरा। लिम्पियादुरा, लेपू लेक और काला पानी, ये तीन जगह जो हमारा उत्तराखंड का पार्ट है, इसको नेपाल अपना टेरिटरी बता रहा है। और इसी के फेवर में एक उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी पेश कर दिया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, लोअर हाउस में, ठीक है। द बिल नाउ बी सेंट टू द नेशनल असेंबली। ये नेपाल का नेशनल असेंबली में भेजा जाएगा अभी इस बिल को, क्योंकि अभी ये बिल पेश हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। आफ्टर द नेशनल असेंबली पासेस द बिल इट विल बी सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट। उसके बाद अगर ये पास होता है तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास में जाएगा। जाहिर सा बात है, अगर इतना बड़ा मुद्दा में इस बिल को पेश किया जा रहा है तो उसको पास होना ही है। फिर वो नेपाल के प्रेसिडेंट के पास में जाएगा फॉर ऑथेंटिकेशन, आफ्टर विच द बिल विल बी इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद जहां एक बार प्रेसिडेंट का सहमति मिल गया, फिर इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब ये तीन पार्ट जो है, लेपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा, जो इंडियन टेरिटरी है, वो नेपाल अपने कब्जे में लेगा, ठीक है। तो देखिए ये सभी पॉइंट्स में आप ये एक चीज सोच सकते हैं कि आने वाला टाइम में इंडिया और नेपाल का रिलेशन अभी और बिगड़ने जा रहा है, क्योंकि इंडिया इतना इजीली तो ये जो टेरिटरी इंडियन टेरिटरी है इसको नेपाल को नहीं लेने देगा, ठीक है। नेपाल अनवील्ड द न्यू मैप ऑन May 20। देखिए नेपाल जो अपना नया मैप है वो 20 मई को सामने लाए थे। कब लाए थे? आफ्टर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड दारचूला लिपुलेख लिंक। जो राजनाथ सिंह है हमारे कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने एक रोड, जो लिंक रोड बनाने का एक डिसीजन लिया था और उसको लोगों के सामने लाया, जो है दारचूला लेपुलेख लिंक ऑन May 8। नेपाल had earlier strongly protested when the updated Indian map published in November last year। नेपाल ने भी उस टाइम पे इसको अपोज किया था, लेकिन क्योंकि ये इंडिया का पार्ट है तो इंडिया के पास में हर एक पावर है इसका यूज करने का, ठीक। शोइंग दिस रीजन एज अ पार्ट ऑफ उत्तराखंड। ये आपको फोटो में देख पा रहे होंगे आप कि ये जो नेपाल है, ये नेपाल का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये ट्रायंगुलर शेप में एक बना हुआ है। यही एरिया एक्चुअली बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है। ये पिथौरागढ़ यहाँ पर आता है और ये जो ब्लू वाला जो सर्कल है उसके अंदर में आप देख पा रहे हो कि ये लिम्पियादुरा एक पार्ट है, लिम्पियादुरा, दूसरा है ये लेपू लेक और तीसरा है ये काला पानी।
यहाँ पर काली रिवर का जिक्र होता है। नेपाल ऐसा मानता है कि काली रिवर का जो नीचे का एरिया है, वहां का पूरा एरिया वो नेपाल का चलता है। तो अभी इंडिया का ये बोलना है कि काली रिवर का ओरिजिनेट जहां से होता है वो और भी नीचे से होता है, तो उतना ऊपर का एरिया को नेपाल क्लेम नहीं कर सकता है। तो काली रिवर आप यहाँ याद रख सकते हो, क्योंकि काली रिवर एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि वो पॉइंट आधार बनाया गया है कि उसके ऊपर या उसके नीचे का जो एरिया रहेगा वो किसको जाता है, वो नेपाल को जाता है या वो इंडिया को जाता है। ध्यान रखिए, लिम्पियाधुरा, लेपू लेक, काला पानी, साथ ही साथ अभी हम लोग एक काली रिवर भी देख रहे हैं जो जो सामने आ रहा है। तो इन सभी पॉइंट्स के ऊपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इजीली बन सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अनमोल नारंग। बहुत ही अच्छी बात है हमारे इंडिया के लिए। सेकेंड लेफ्टिनेंट अनमोल नारंग क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट ऑब्जर्वेंट सिख टू ग्रेजुएट फ्रॉम द प्रेस्टिजियस यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री एकेडमी एट वेस्ट पॉइंट। जो अनमोल नारंग है, ये इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया बाय बिकमिंग फर्स्ट ऑब्जर्वेंट सिख। देखिए ध्यान दीजिएगा, शी इज नॉट द फर्स्ट सिख, शी इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेंट सिख टू ग्रेजुएट फ्रॉम द प्रेस्टिजियस यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री एकेडमी। जो जो यूनाइटेड स्टेट्स का मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट पास की है, ऑब्जर्वेंट सिख, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेंट सिख बनी है अनमोल नारंग। While she is the first observant Sikh to graduate from the academy, she isn't the first Sikh। मैंने आपको कहा कि ये पहली सिख नहीं है, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेंट सिख है। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूं कि ऑब्जर्वेंट सिख और सिख क्या होता है। देखिए, in 1987 the US Congress passed a law that prohibited Sikhs। ये 1987 का बात चल रहा है, 1987 का बात चल रहा है, जहां पर यूएस कांग्रेस ने एक लॉ पास किया जहां पर सिख्स को रोका जाता था कि प्रोहिबिटेड सिख्स एंड सेवरल अदर रिलीजियस कम्युनिटीज फ्रॉम मेंटेनिंग देयर आर्टिकल्स ऑफ फेथ व्हाइल इन द मिलिट्री। मतलब अगर वो मिलिट्री ज्वाइन कर रहे हैं तो उनकी जो धर्म जो उनको बताता है, तो अभी बहुत सारे अलग अलग धर्म का अपना अलग अलग कुछ कुछ रूल्स होता है, कुछ रिचुअल्स होते हैं। तो उसके हिसाब से कोई कोई कभी, जैसे आप सिख को देखते हो कि वो कृपान रखते हैं हमेशा अपने साथ में, वो हमेशा अपना बाल को लंबा रखते हैं, कभी बाल नहीं काटते हैं। तो ये जो आर्टिकल जो लॉ लॉ जो पास किया गया था 1987 में, ये उन सभी धर्म, उन सभी फेथ, उन सभी रिलीजन्स के अगेंस्ट में पास किया गया था जो कि मिलिट्री में आना चाहते हैं, यूएस मिलिट्री में आना चाहते हैं, लेकिन वो अपना उस आर्टिकल्स को नहीं छोड़ना चाहते जो उनका धर्म उनको सिखाता है। तो जिसके कारण उनको अपने बाल कटवा देने पड़ते थे, बहुत सारे ऐसी चीजें जिनको छोड़ देना पड़ता था अगर वो मिलिट्री में आना चाह रहे हैं ओवर द ईयर्स। लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे दिन बीता, द यूएस आर्मी एंड द यूएस एयरफोर्स हैव चेंज देयर पॉलिसीज टू अलाउ मेंबर्स। उन्होंने अपना पॉलिसीज को चेंज किया धीरे धीरे। उसके बाद फिर ये मतलब जो जो दूसरे धर्म के लोग रहते थे जो यूएस मिलिट्री, यूएस एयरफोर्स में आना चाहते हैं, उनको अलाउ किया गया कि ठीक है, इफ यू बिलोंग्स टू सम डिफरेंट रिलीजन एंड यू आर मेंटेनिंग सम आर्टिकल्स, सो यू आर अलाउड टू पार्टिसिपेट एज अ मिलिट्री, टू टेक पार्ट एज अ मिलिट्री इन यूएस। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात थी, मतलब दूसरे धर्म के लोग अपने धर्म को अपनाते हुए यूएस मिलिट्री में आ सकते थे। तो ये जो ऑब्जर्वेंट सिख है, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेंट सिख बनी है अनमोल नारंग, जो कि हर उस चीज को रखी हुई, जैसे उन्होंने कभी बाल नहीं कटवाया, प्लस जो सिख धर्म जो सिखाता है उसको कंटिन्यू करते हुए ये यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट की है अनमोल नारंग। तो बहुत ही अच्छी बात है, इस तरह का चेंजेस आते रहना चाहिए। आप देख पा रहे हो कि ये अनमोल नारंग है, इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएशन किया है, और साथ ही साथ ये हर उस परंपरा को अपनाती है जो सिख धर्म बताता है। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, कोशिश की उनको अच्छे से याद करने का। हम लोग हमारे आने वाले वीडियो में और भी इस तरह के जीएस के पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि इस तरह का कोई भी वीडियो मैं बनाऊं तो उसका टाइमली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है, अपने घर में रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू सो मच।